जय श्री राम। आजकल मैं धर्मगुरु को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। धर्मगुरु वह है जो अपने लक्ष्य में बिल्कुल स्पष्ट है। वह जानता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसमें आत्मविश्वास होता है, वह परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए भी तत्पर रहता है। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे अन्नामलई की। मैं जानता हूँ कि आपने अवश्य ही अन्नामलई का नाम सुन रखा होगा, उसके बारे में पढ़ रखा होगा। अन्नामलई तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी। वो एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी जॉब को रिज़ाइन करके पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। अन्नामलई की पूरी जो उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि किस बैकग्राउंड में अन्नामलई ने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इस बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1850 के इर्द गिर्द, यानी कि 19th सेंचुरी के मिडल तक। उस समय क्या हुआ कि कुछ ईसाई प्रचारकों ने ये प्रचार करना शुरू किया कि तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, उनका एक अलग धर्म था। लेकिन उत्तर भारत से आर्य लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार किया और जो यहाँ का लोकल धर्म था उसको सप्रेस कर दिया। और वो जो लोग उत्तर भारत से आए वे आज के ब्राह्मण हैं, और इन ब्राह्मणों ने आकर यहाँ पर संस्कृत को थोप दिया और तमिल को दबा दिया। आर्यन आए, उन्होंने तमिल को दबाया, उन्होंने तमिल कल्चर को दबाया और तमिलनाडु का जो ओरिजिनल धर्म था उसको भी दबा दिया। इसलिए अगर तमिलनाडु के लोगों को इस सारी स्थिति में से बाहर निकलना है तो उन्हें ब्राह्मणों के कंट्रोल में से बाहर निकलना होगा। ये उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब इंसिडेंटली क्या था कि ब्राह्मणों का नंबर बहुत कम था, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए थे, क्योंकि पढ़ने लिखने का पूरा जो रिवायत थी पढ़ने लिखने की वो उन्हीं के परिवारों में थी। इस चीज़ का रिएक्शन बिल्ड होते होते ये हुआ कि 20वीं सदी के शुरू में, यानी 1914 में, एक मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का अर्थ क्या था कि हमें तमिल में, तमिल कल्चर में, हमारी रीति रिवाजों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढने की आवश्यकता है, ताकि हम जो आर्यन लोग बाहर से आए हैं उनके अधीन न रहें। ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से बढ़ी कि एक प्रकार से बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी ऐसा सा हो गया कि जैसे हिंदू केवल ब्राह्मण हैं, बाकी लोग हिंदू नहीं हैं। हालांकि लोग मंदिरों में भी जाते थे, पूजा भी करते थे, लेकिन मानसिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर एक डिवीजन क्रिएट कर दिया गया। इसके साथ साथ उनके मन में एक ये डर भी बिठा दिया गया कि यदि आपने संस्कृत को अपोज नहीं किया तो उसका जो आज का रूप है यानी हिंदी, वो आप पर थोप दिया जाएगा और तमिल खत्म हो जाएगी। इस बीच में
जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये कर दिया गया कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा बनेगी। इस बात से और भी विरोध शुरू हुआ। करते करते क्या हुआ कि 1960s में एंटी हिंदी एजिटेशन हुई, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये निर्णय किया कि अंग्रेजी को साथ साथ चलने दिया जाएगा, यानी अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा। उसके चलते ये जो एंटी हिंदी फीलिंग थी, एंटी नॉर्थ फीलिंग थी, एंटी ब्राह्मण फीलिंग थी, ये और ज़्यादा मजबूत हुई और एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था द्राविड़ कड़गम। अब ये जो द्राविड़ कड़गम थी ये बहुत ही अग्रेसिव मूवमेंट थी और इसमें हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता था। यहाँ तक कि मंदिरों में घुसकर हिंदू देवी देवताओं के मुंह पर कालिख पोत दी जाती थी। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पलों की माला पहनाकर उनका जुलूस निकाला जाता था। ब्राह्मणों के थ्रेड होता है, सेक्रेड थ्रेड, उसे काट दिया जाता था। उनकी जो चोटी होती थी उसे काट दिया जाता था। लेकिन क्योंकि ये एक मानसिकता बन गई थी और उसके साथ ही साथ जो तमिलनाडु के लोग हैं वो भी थोड़े माइल्ड टाइप के थे, इसलिए इस बात की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हुई। लेकिन अंदर ही अंदर एक तरह की घुटन सी होनी शुरू हुई, जिसके चलते द्राविड़ कड़गम को उतनी लोकप्रियता नहीं मिली कि वे राजनीति में जा सकते। इसीलिए उनका एक प्रारूप पैदा हुआ जिसका नाम था द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम। मतलब उसका अर्थ ये बनता है कि जो द्राविड़ लोग हैं उनकी प्रगति के लिए बनाया गया एक दल। तो अब तक क्या हो गया था कि एक डिवीजन लोगों के मन में बन गई थी कि उत्तर में आर्यन है और दक्षिण में द्राविड़ हैं। और ये आइडिया भी दे दिया गया कि उत्तर जो है वो दक्षिण को शोषित कर रहा है। इसीलिए ये कहा गया कि उत्तर बढ़ रहा है, दक्षिण घट रहा है, जो कि जो भारत के नक्शे का एक रूप है उसको लेकर कहा गया, लेकिन इसका अर्थ अलग निकलता था। अब क्योंकि जो डीके की बड़ी अग्रेसिव एंटी हिंदू पॉलिसी थी उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम ने, मतलब डीएमके ने, एक इस तरह का बीच का सा रास्ता निकाला जिसमें धर्म पर प्रहार नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एक ही भगवान है और सारे लोग उसी का कुटुंब हैं। इस बात को लेकर डीएमके आगे बढ़ी और अन्नादुरई ने कुछ वर्षों के लिए राज्य किया, लेकिन कैंसर के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद करुणानिधि ने डीएमके का कार्यभार संभाला। इस बीच डीएमके और तीव्र होने लग गई और 1970s के मिडल तक डीएमके ने एक अलग राष्ट्र की डिमांड शुरू कर दी। इस बीच में इमरजेंसी लगी 1975 में, और उस समय जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने और बहुत सी समस्याओं पर एक कड़ा रुख लिया, वहीं उन्होंने इस अलग राष्ट्र की डिमांड पर भी बहुत कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद से ये डिमांड फिर उतनी तीव्रता से नहीं उठी। इस बीच करुणानिधि और डॉक्टर एमजीआर के बीच विचारों का विरोधाभास शुरू हुआ, जिसके कारण पार्टी स्प्लिट हुई और AIADMK बन गई। इसका नाम AIADMK क्यों रखा गया? AI था ऑल इंडिया, वो ऑल इंडिया इसलिए कर दिया गया क्योंकि कुछ ऐसा सा लगने लगा था कि अब केंद्र की सरकार एक ऐसा रूल लाएगी कि केवल वही पार्टियां अलाउ की जाएंगी जो पूरे भारत में जिनकी शाखाएं हों, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया। और अन्ना
डीएमके क्यों रखा गया? क्योंकि डॉक्टर एमजीआर ने ये कहना शुरू किया कि जो डीएमके है वो जो ओरिजिनल एक स्टाइल था अन्नादुरई जी का, उससे वो भटक गई है, इसलिए हम उसे फिर से उसी पटरी पे लाना चाहते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। अब उसके बाद डॉक्टर एमजीआर की डेथ हो गई 1988 में, फिर कुमारी जयललिता जी आई और वो पार्टी इस तरह से काफ़ी मजबूत हो गई। अब हम आते हैं उस बिंदु पे जहां अन्नामलई ने ज्वाइन किया। अन्नामलई के प्रवेश के बाद तमिलनाडु की राजनीति में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि लगभग पिछले 30 साल में तमिलनाडु में एक प्रकार की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आई? क्योंकि एक एक करके केंद्र में ऐसी सरकारें आती रहीं जिनको अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जिनको सत्ता में रहने के लिए तमिलनाडु की किसी एक पार्टी का सहारा लेना पड़ा, चाहे वो एडीएमके हो या डीएमके हो। ऐसे में क्या हुआ कि डीएमके और एडीएमके को एक बहुत अच्छी बात समझ आ गई, यदि हम स्टेट में अपनी सत्ता रखें और लोकसभा में ये जो दो राष्ट्रीय दल हैं भाजपा और कांग्रेस, इनमें से किसी एक के साथ जुड़ जाएं तो उनको 3-4 एमपी मिल जाएंगे और हमें उनके साथ जुड़कर एक ऐसा अम्बिलिकल कार्ड मिल जाएगा जिसकी सहायता से हम जो सेंटर से हम रिसोर्सेज को खींच सकते हैं। जिस प्रकार माँ के पेट में शिशु अम्बिलिकल कॉर्ड से नरिशमेंट लेता है, ये सबके लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम बन गया, जिसमें क्या होता था कि कांग्रेस और भाजपा जो जानते थे कि हम अपने तौर पे कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, उनको 3-4 एमपी मिल जाते थे और डीएमके एडीएमके को 3-4 ऐसे एमपी मिल जाते थे जो उन्हें सेंटर के साथ जोड़ देते थे और वो इस प्रकार से एक सेंटर का भाग बन जाते थे। और इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके डीएमके एडीएमके ने यहाँ पे सरकारी तौर पे भी बहुत कुछ किया और अपने बहुत से निजी काम भी उन्होंने निपटाए। तो ये एक बैलेंस बना हुआ था जब अचानक अन्नामलई यहाँ आया।